Hello everyone. Today we will start class 5 science chapter 1 plants increasing the numbers. Soma comes home from school at 3 p.m. She has lunch which consists of roti and vegetables. सोमा स्कूल से 3 बजे वापस घर आती है और उसके बाद वो लंच करती है जिसमें रोटी और वेजिटेबल्स हैं. नाउ इट इज़ 8 PM और अब रात के 8 बज चुके हैं. सी इज़ हैविंग डिनर विद हर फैमिली और अब वह अपने फैमिली के साथ डिनर कर रही है. टॉक टू योर पार्टनर एंड राइट द नेम्स ऑफ एट लीस्ट 6 फूड. आपको अपने पार्टनर के साथ इस डिनर में जितने भी फूड आइटम्स दिखाए गए हैं उसमें से कम 6 फूड आइटम्स के नाम लिखने हैं. आप ये एक्टिविटी खुद कर सकते हैं. आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर. हमारा लाइफ नेचर पे, प्रकृति पर ही डिपेंड है. प्लांट्स आर ए मेजर पार्ट ऑफ नेचर. प्लांट्स नेचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रकृति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. प्लांट्स गिव अस फूड. प्लांट्स से हमें फूड मिलता है. सीरियल्स पल्सेज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कम फ्रॉम प्लांट्स. सीरियल्स जो भी ग्रेन्स वाले फूड होते हैं वो सीरियल्स होते हैं, जैसे कि वीट, ओट्स, कॉर्न, मेज, राइस, ये सभी सीरियल्स में आते हैं. पल्सेज में जितने भी दलहन वाले पौधे होते हैं जो हम लोग दाल खाते हैं वो सभी पल्सेज में आते हैं. ये सभी पल्सेज में आते हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ये सभी हमें प्लांट से मिलते हैं. शुगर एंड ऑयल टू आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. चीनी और ऑयल भी हमें प्लांट से ही प्राप्त होते हैं. प्लांट्स प्रोवाइड अस विथ वुड, फाइबर, रबर, गम, टी एंड कॉफ़ी. इसके अलावा भी प्लांट से हमें बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि लकड़ी, फाइबर, रबड़, गम, चाय और कॉफ़ी. प्लांट सप्लाई अस विथ लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. प्लांट से हमें लाइफ गिविंग ऑक्सीजन मिलता है, यानी जीवनदायी ऑक्सीजन मिलता है. आपको पता होगा कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है. प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन. प्लांट्स सॉइल इरोजन को भी कम करने में हेल्प करता है. अब सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन मीन्स होता है भूमि का बंजर हो जाना. इसमें खेत की ज़मीन बंजर हो जाती है जिससे खेत की उपज कम हो जाती है. अब आप सोचोगे कि सॉइल इरोजन का प्लांट से क्या रिलेशन है? तो जहाँ पर भी प्लांट नहीं होते हैं, जहाँ पर भी प्लांट की कमी होती है, वहाँ जब तेज़ हवा चलती है, आंधी या तूफ़ान आता है, तो सॉइल की जो ऊपर की लेयर होती है ना, वो तेज़ हवा में उड़कर एक जगह से दूसरे जगह चली जाती है. या फिर जब तेज़ बारिश होती है तो उसमें पानी के साथ सॉइल एक जगह से दूसरे जगह बहकर चली जाती है. तो सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि ज़मीन का जो ऊपर सॉइल का जो ऊपर वाला लेयर होता है, फर्स्ट लेयर, उसी में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है और जब वह एक जगह से दूसरे जगह चली जाएगी तो उस जगह की फर्टिलिटी कम हो जाएगी. तो इस तरह से भूमि वहाँ की बंजर हो जाती है. तो इसलिए प्लांट्स का होना बहुत ज़रूरी है. और इस तरह से प्लांट्स, और यदि वहाँ पर प्लांट्स अधिक से अधिक होंगे तो वहाँ पे ऐसे सिचुएशन नहीं आएंगे. इसलिए प्लांट्स सॉइल इरोजन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है. लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स. अर्थ पर लाइफ प्लांट के बिना संभव नहीं है. वी नीड टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट्स सिंस वी डिपेंड ऑन देम. हमें अधिक से अधिक प्लांट ग्रो करने चाहिए, लगाने चाहिए, क्योंकि हमारी सारी ज़रूरतें प्लांट पर ही डिपेंड है. मोर प्लांट्स वुड मीन ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स टू मीट आवर नीड्स. अधिक प्लांट लगाने से मतलब है कि
वैसे प्लांट्स जिससे कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सके, ऐसे प्लांट्स हमें अधिक से अधिक लगाने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। व्हाई डज ए प्लांट प्रोड्यूस सो मैनी सीड्स? एक प्लांट से बहुत सारे सीड्स क्यों प्रोड्यूस होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं? दे डू सो बिकॉज मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्लांट सीड से ही ग्रो करते हैं। येट ऑल सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सीड्स हम लगाते हैं सारे के सारे न्यू प्लांट्स में ग्रो हो ही जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सम सीड्स आर नॉट फुली ग्रोन व्हेन दे आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं कि वो फुली ग्रो नहीं कर पाते हैं जब वो अपने पेरेंट प्लांट से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स और हैवी रेन और आर ईटन बाय इंसेक्ट और बर्ड्स। और कुछ सीड्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं जब बहुत तेज़ हवा चलती है या फिर बहुत तेज़ बारिश होती है, तो उसमें बहकर भी बहुत सारे सीड्स एक जगह दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उस तरह से वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। और कुछ सीड्स को इंसेक्ट और बर्ड्स भी खा जाते हैं। सम डू नॉट गेट द राइट सॉइल और इनफ एयर एंड वाटर। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको कि इनफ एयर एंड वाटर नहीं मिल पाता है, यानी उसको ग्रो करने के लिए पर्याप्त मात्रा में एयर और वाटर नहीं मिल पाता है, तो वो सीड्स भी डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। सच सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। तो इस तरह से कुछ सीड्स जो है न्यू प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं। सीड्स दैट सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशंस फॉर देयर ग्रोथ। सीड्स को ग्रोथ करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशंस चाहिए, एक निश्चित मात्रा में एयर, वाटर, सनलाइट सभी कुछ चाहिए। ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स में ग्रो होने के लिए उनको एक निश्चित मात्रा में एयर, वाटर, सनलाइट चाहिए। लेट अस डू एन एक्टिविटीज टू सी द पार्ट्स ऑफ ए सीड। एक्टिविटी 1, सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। आप कुछ ग्राम सीड्स ले लेना और उसे एक दिन के लिए पानी में डाल देना। टेक वन ऑफ दीज सीड्स। फिर उसमें से आप एक सीड्स लेना। यू विल नोटिस दैट इट हैज़ एन आउटर कवरिंग विच हैज़ स्वेल्ड बिकॉज द सीड वाज इन वाटर। फिर आप नोटिस करोगे कि आपने जो ग्राम सीड्स डाला था वो पानी एब्जॉर्ब करके स्वेल्ड हो चुका है, फूल चुका है। दिस आउटर कवरिंग इज़ द सीड कोट। सीड्स का जो ये ब्राउन पार्ट्स है इसे सीड कोट कहते हैं। अब मेरे पास ये देखो, ये सोक्ड ग्राम सीड्स है, ये पानी एब्जॉर्ब करके फूल चुका है। अब ये पानी एब्जॉर्ब करने के बाद देखो आप इसको आसानी से अलग अलग कर सकते हो। ये देखो कितनी आसानी से ये अलग अलग हो गया। और इसके ये ब्राउन पार्ट्स को सीड कोट कहते हैं। रिमूव द सीड कोट। अब सीड कोट को निकालना है। यू विल सी 2 सीड लीव्स और कोटिलीडन्स। आप देखोगे कि इसमें 2 सीड लीव्स और कोटिलीडन्स होते हैं। दिस इज सीड लीव्स एंड कोटिलीडन्स। सेपरेट देम एंड यू विल फाइंड ए बेबी प्लांट इनसाइड। अब आप इसको अलग करके देखोगे तो इसमें ये सीड्स जर्मिनेट हो चुका है, और यही आगे इसको जब एयर फेवरेबल कंडीशंस में ये एक बेबी प्लांट ग्रो करेगा। दिस बेबी प्लांट हैज़ ए टीनी सूट एंड ए टीनी रूट। इस बेबी प्लांट के टीनी सूट होते हैं और टीनी रूट होते हैं। जो टीनी रूट होते हैं वो ज़मीन के नीचे होते हैं और जो टीनी सूट होते हैं वो ज़मीन के ऊपर होते हैं। फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। बेबी प्लांट के लिए फूड सीड लीव्स में ही स्टोर होते हैं। एज लॉन्ग एज द बेबी प्लांट्स डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स। जब तक कि उसमें ग्रीन लीव्स नहीं आ जाते हैं उनके लिए फूड
सीड लीव्स या कॉटिलिडन्स में ही स्टोर्ड होते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोर्ड इन द सीड। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम्स, पीज एंड बीन्स हैव 2 सीड लीव्स एंड आर कॉल्ड डाइकोट सीड्स। कुछ प्लांट के सीड्स जैसे ग्राम्स, पीज, बीन्स, इसमें 2 सीड लीव्स होते हैं, इसलिए इसे डाइकोट सीड्स कहते हैं। अब जैसे आप देखो ये ग्राम सीड्स, ये वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये 2 पार्ट्स इक्वली 2 पार्ट्स में आसानी से डिवाइड हो जाता है और इसमें 2 सीड लीव्स होते हैं, इसलिए इसे डाइकोट सीड्स कहते हैं। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक व्हीट, मेज एंड राइस हैव 1 सीड लीफ एंड आर कॉल्ड मोनोकोट सीड्स। और कुछ प्लांट्स के सीड जैसे व्हीट, मेज, राइस, इसमें केवल एक ही सीड लीफ होते हैं। जैसे कि आप मेज़ में देख सकते हैं एक ही सीड लीफ होता है और ये पानी एब्जॉर्ब करने के बाद आप इसको आसानी से मतलब इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हो आप, इसमें एक ही सीड लीफ होता है, इसलिए इसे मोनोकोट सीड्स कहते हैं। सीड जर्मिनेशन। द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन। एक सीड के सीडलिंग में डेवलपमेंट होने के प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। पहले ये एक सीड था, जब इसको हमने पानी में डाला तो ये पानी एब्जॉर्ब करके सॉइल्ड हो गया और उसके बाद इसमें सीडलिंग निकल आया, तो इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन ऑफ ए सीड। अब हम ये एक्टिविटी 2 देखेंगे जिसमें कि ये बताया गया है कि एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए किन कंडीशंस की आवश्यकता होती है। एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 ये दोनों आप खुद से घर में कर सकते हो और ज़रूर से करना इसको। टेक 4 प्लेट्स एंड नंबर देम 1, 2, 3 एंड 4। हमें 4 प्लेट्स लेने हैं और उसमें नंबर देना है 1, 2, 3 एंड 4। टेक सम ड्राई ग्राम सीड्स, और कुछ ग्राम सीड्स लेने हैं। पुट सम सीड्स इन प्लेट 1 एंड कीप द प्लेट ऑन ए विंडो सिल वेयर इट कैन गेट एयर एंड सनलाइट। प्लेट 1 में आप ग्राम सीड्स लेने हैं और इसको विंडो सिल, खिड़की के पास रखने हैं जहां उसे एयर और सनलाइट मिलती रहे। पुट सम सीड्स इन प्लेट 2। अब कुछ सीड्स प्लेट 2 में लेने हैं। कीप द प्लेट इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर। अब प्लेट 2 को पानी से भरा एक बीकर में रखना है। नाउ कीप द बीकर ऑन द विंडो सील। अब इस बीकर को खिड़की के पास रखना है। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 3। अब कुछ सोक्ड सीड्स यानी फूले हुए चने को मॉइस्ट कॉटन में लपेटकर रखना है प्लेट 3 में। कीप द प्लेट इनसाइड ए रेफ्रिजरेटर। अब इस प्लेट को आपको रेफ्रिजरेटर फ्रीज में रख देना है। पुट सम सीड्स सोक्ड ऑन मॉइस्ट कॉटन इन प्लेट 4। और प्लेट 4 में कुछ सोक्ड सीड लेना है कॉटन में लपेटकर। कीप द प्लेट ऑन द विंडो सील, और इसको खिड़की के पास रखना है। कीप द कॉटन ऑफ प्लेट 4 मॉइस्ट ऑल द टाइम। और इसमें कॉटन को बार बार पानी से भिगोते रहना है। यहाँ पिक्चर आप देख सकते हैं। प्लेट 1 में ड्राई सीड्स लिया हुआ है। प्लेट 2 को बीकर से पानी से भरे एक बीकर में रखा गया है। प्लेट 3 को फ्रीज के अंदर रखा गया है और प्लेट 4 को कॉटन में, मॉइस्ट कॉटन में सीड्स को लपेट कर रखा गया है और इसमें कॉटन को बार बार पानी से भिगोते रहना है। यू विल नोटिस दैट ओनली द सीड्स इन प्लेट 4 हैव जर्मिनेटेड। अब आप नोटिस करोगे कि केवल प्लेट 4 में जो सीड्स रखे हुए थे वही जर्मिनेट हुए हैं। दिस शोज दैट एयर, मॉइस्चराइजर एंड वार्मथ आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन। इससे यह पता लगता है कि सीड्स के जर्मिनेशन के लिए मॉइस्चराइज़र, एयर और सनलाइट की आवश्यकता होती है। दिस इज़ बिकॉज ए जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ
वाटर ऑल्सो मेक्स द सीड कोट सॉफ्ट। सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए ब्रीथ के लिए एयर की ज़रूरत होती है और वाटर सीड कोट को सॉफ्ट बनाता है। दिस हेल्प्स अस द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट। जब सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है तो यह बेबी प्लांट को सीड को ब्रेक करके बाहर निकलने में हेल्प करता है। वार्मथ इज़ नीडेड फॉर द सेल्स ऑफ द सीड टू बिकम एक्टिव। और सनलाइट सीड को एक्टिव होने में हेल्प करता है। स्टेज इन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के स्टेज क्या क्या होते हैं? सोक सम ग्राम सीड्स इन वाटर। कुछ ग्राम सीड्स को वाटर में सोक करना है। यू विल नोटिस दैट ए सोक्ड सीड इज स्वेलन बिकॉज इट हैज़ एब्जॉर्ब वाटर। आप नोटिस करोगे कि सीड्स पानी में सोक्ड होकर के स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, क्योंकि इसमें वाटर एब्जॉर्ब हो चुका है। इट्स कोट हैज़ ऑल्सो बिकम सॉफ्ट। और इसके जो आउटर लेयर होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। नाउ पुट दीज सोक्ड सीड्स ऑन ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ टाइड ओवर द माउथ ऑफ ए जार। अब इस सोक्ड सीड्स को एक कॉटन क्लॉथ में भिगोकर उसमें बांधकर जार के ऊपर रखना है, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है। टीनी रूट्स विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट मोस्ट सीड कोट्स लेटर शूट्स टू विल कम आउट। अब आप नोटिस करोगे कि इस जार के ऊपर जो सीड्स रखे हुए हैं उसमें कुछ दिन के एक दिन के बाद उसमें ये सीड्स सबसे पहले जर्मिनेट हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें ये टीनी रूट्स निकल आते हैं और इधर शूट्स भी निकल आते हैं। द ग्रेविटी एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड टूवर्ड सनलाइट। पौधों के जो रूट्स होते हैं वो ग्रेविटी के कारण नीचे की ओर ग्रो करते हैं, जबकि शूट्स पौधों का जो तना होता है वो सनलाइट की ओर ग्रो करते हैं। दिस सीडलिंग ग्रोज एंड बिकम्स ए प्लांट। तो इस तरह से एक सीड से पहले सीडलिंग बनता है और फिर एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स मीन्स सीड्स का इधर उधर बिखरना, स्कैटरिंग होना। प्लांट्स आर फिक्स्ड टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स ज़मीन में एक जगह फिक्स होते हैं और एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं। इफ़ ऑल बेबी प्लांट्स ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट नॉट ऑल वुड सर्वाइव। यदि प्लांट्स के सभी बेबी प्लांट्स पेरेंट्स प्लांट्स के ही आसपास ग्रो करेंगे तो वे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दे वुड नॉट गेट इनफ सनलाइट, फूड, वाटर एंड स्पेस टू ग्रो। उनको एक पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, फूड, वाटर और स्पेस नहीं मिल पाएगा ग्रो करने के लिए। हैंस देयर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर दीज सीड्स। इसलिए नेचर में कुछ एजेंट्स हैं जो कि इन सीड्स को इधर से उधर फैला देते हैं। दीज एजेंट्स कैरी द सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट्स। ये एजेंट्स पेरेंट प्लांट्स से सीड और फ्रूट्स को एक जगह से दूसरे जगह कैरी करते हैं। दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिस्पर्जल। इस प्रोसेस को ही डिस्पर्जल कहा जाता है। एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल। डिस्पर्जल इज़ कैरीड आउट बाय द विंड, वाटर, एनिमल्स एंड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। विंड, वाटर और एनिमल्स के थ्रू सीड्स और फ्रूट्स एक जगह से दूसरे जगह बिखर जाते हैं। एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स मीन्स जब फ्रूट्स ज़्यादा पक जाते हैं या फिर नीचे गिर जाते हैं तो वो अपने आप ही फट जाते हैं, जिसके कारण सीड्स इधर उधर बिखर जाते हैं। द स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प दीज सीड्स इन डिस्पर्सल। कुछ सीड्स और फ्रूट्स के स्ट्रक्चर भी स्पेशल होते हैं जिससे कि वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स हो जाते हैं। लाइक सीड्स ऑफ कॉटन, मडार एंड हिप्टेज सीड्स
are light and have hair or wings, so they can be easily carried by the wind. ये सीड्स, कॉटन सीड्स, ये सभी बहुत ही लाइट वेट होते हैं और इनमें हेयर होता है, जिसके कारण ये हवा से आसानी से एक जगह से दूसरे जगह उड़कर एक जगह से दूसरे जगह फैल जाते हैं। सेकेंड एजेंट इज़ वाटर। द लोटस फ्रूट हैज ए स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज ए फाइब्रस आउटर कवरिंग टू इनेबल देम टू फ्लोट एंड ऑन वाटर। लोटस फ्रूट में एक स्पॉन्जी पार्ट होता है और नारियल में एक फाइब्रस यानी रेशेदार आउटर कवरिंग होता है, जिसके कारण वे इजीली वाटर में फ्लोट कर पाते हैं। थर्ड इज एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक चेरीज एंड मैंगोज एंड थ्रो अवे देयर सीड्स। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फ्रूट खाते हैं, जैसे कि आम, सेब, जामुन, और इसके बीज हम क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। सम सीड्स हैव हुक्स और स्पाइंस। कुछ सीड्स में हुक्स या स्पाइंस होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो इधर जैंथियम सीड। जैंथियम सीड्स में हेयर है, और टाइगर नेल सीड ये कुछ हुक्स के जैसा है ये सीड। और स्पेयर ग्रास, इसमें स्पाइंस लगे हुए हैं। तो दे गेट स्टक टू द हेयरी स्किन ऑफ एनिमल्स एंड आर कैरीड अवे। तो इस तरह के जो सीड्स होते हैं ये एनिमल्स के बॉडी में चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह कैरी हो जाते हैं। बर्ड्स swallow some seeds which come out unchanged in their droppings। swallow मीन्स निगलना। कुछ सीड्स बर्ड्स निगल जाते हैं और फिर जब वो बीट करते हैं तो सीड्स बाहर निकल आते हैं। तो इस तरह से बर्ड्स भी सीड्स को कैरी करते हैं। एक्सप्लोजन। सम फ्रूट्स लाइक पीज इन ए पॉड ब्रस्ट ओपन और एक्सप्लोर व्हेन ड्राई। कुछ फ्रूट्स जैसे पीज जब ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो वो एक्सप्लोर या ब्रस्ट हो जाते हैं यानी फट जाते हैं। द फोर्स ऑफ एक्सप्लोजन हेल्प्स टू स्कैटर द सीड्स। और जब वो फट जाते हैं तो उनके सीड्स दूर दूर तक बिखर जाते हैं। तो इस तरह से हमने सीड्स के 4 एजेंट्स देखे, विंड, वाटर, एनिमल्स एंड एक्सप्लोजन। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यू प्लांट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। Besides growing from seeds, new plants also grow from certain other parts such as roots, stem and leaves of the parent plants। सीड्स के अलावा भी प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स जैसे कि रूट्स, स्टेम और लीव्स से भी न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स लाइक द रोज, सुगर कैन एंड हिबिस्कस ग्रो फ्रॉम द स्टेम कटिंग। कुछ प्लांट्स जैसे कि रोज, सुगर कैन, ईख एंड हिबिस्कस, उड़हुल का पौधा ग्रो फ्रॉम स्टेम कटिंग, स्टेम से ही ग्रो कर जाते हैं। यानी इनके हम यदि स्टेम काट कर लगा देंगे, ज़मीन में लगा देंगे तो इसे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। पोटैटो इज ए स्टेम दैट ग्रोज अंडरग्राउंड एंड हैज़ बड्स कॉल्ड आइज। पोटैटो एक स्टेम का पार्ट है जो कि ज़मीन के नीचे ग्रो करता है। आप पोटैटो में ये छोटे छोटे गड्ढे देखते होंगे जहाँ से ये बड्स निकल आते हैं, और इसे आइज़ ऑफ पोटैटो भी कहते हैं। इस पोटैटो को जब हम ज़मीन में गाड़ देंगे, ज़मीन में लगा देंगे तो इसे एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा। एनी पार्ट ऑफ ए पोटैटो दैट हैज़ बड्स ऑन इट कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। पोटैटो के किसी भी पार्ट से ये बड्स ग्रो कर सकते हैं और एक न्यू प्लांट बन सकता है। ऑनियन एंड जिंजर आर ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो। ऑनियन और जिंजर भी एक स्टेम है जिससे कि एक न्यू प्लांट ग्रो होता है। स्वीट पोटैटोज एंड कैरोट्स आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स कैन ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स।
स्वीट पोटैटो और कैरोट्स यानी गाजर एक एग्ज़ाम्पल है रूट्स का, जिसके रूट से एक नया प्लांट ग्रो होता है। द लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक द ब्रायोफाइलम कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। प्लांट्स के लीव्स जैसे कि ब्रायोफाइलम से, यहाँ एक ब्रायोफाइलम का लीफ दिया हुआ है, इससे आप देख रहे होंगे छोटे छोटे, इसी में छोटे लीफ में ही छोटे छोटे बड्स निकल रहे हैं और इसमें रूट्स भी निकल रहे हैं, तो इसी से एक न्यू प्लांट्स ग्रो हो जाता है। हियर द गिवन ओरल क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर्स। फर्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू ए सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एयर, वाटर एंड वार्मथ आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ ए सीड, इसमें एयर होगा। थर्ड, सीड्स ऑफ कॉटन आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, विंड, एक्सप्लोजन, विंड। सम प्लांट्स लाइक रोज ग्रो फ्रॉम रूट, लीफ, स्टेम कटिंग, स्टेम कटिंग। टॉपिक इज क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। Plants of one kind grown in a particular area or region during a particular period are called crops. जब एक ही प्रकार के प्लांट्स एक पार्टिकुलर एरिया या रीजन में एक पार्टिकुलर टाइम यानी निश्चित समय पर उगाए जाते हैं तो इसे क्रॉप या फसल कहते हैं। फार्मर्स ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन। फार्मर्स डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं। क्रॉप्स लाइक वीट एंड ग्राम ग्रोन फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स जैसे कि वीट, ग्राम, ये सभी नवंबर से अप्रैल विंटर सीजन में उगाए जाते हैं तो इसे रबी क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स ग्रोन फ्रॉम जून टू अक्टूबर समर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। और कुछ क्रॉप्स जो कि जून से अक्टूबर समर सीजन में उगाए जाते हैं तो इसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर खरीफ क्रॉप्स। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा ये सभी खरीफ फसल है। यहाँ पर हमने देखा कि क्रॉप्स 2 टाइप्स के होते हैं, रबी एंड खरीफ। तो जो फसल नवंबर टू अप्रैल विंटर सीजन में उगाए जाते हैं उसे रबी क्रॉप्स कहते हैं, और जो फसल जून टू अक्टूबर समर सीजन में उगाए जाते हैं उसे खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। वेजिटेबल्स लाइक द कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी ग्रो ड्यूरिंग विंटर। सब्जियों में भी कुछ सब्जियां जैसे कि कैबेज, बंद गोभी, फूल गोभी, मूली, बीन्स और मटर जैसे पौधे विंटर में उगाए जाते हैं। वेजिटेबल्स लाइक द ब्रिंजल, पम्पकिन एंड ग्राउड ग्रो इन समर। और कुछ सब्जियां जैसे कि बैगन, पम्पकिन, लौकी ये सभी समर में उगाए जाते हैं। Different plants not only grow in different climates and seasons, but also require different kinds of soil. Different plants को grow करने के लिए केवल different climates और season की ही आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उसे एक different soil की भी आवश्यकता होती है। If we know the conditions that are suitable for the germination of seeds, अब तक हमने पढ़ चुका है कि एक सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए किन किन कंडीशंस की आवश्यकता होती है। वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स, जिससे कि हम एक अच्छी फसल ग्रो कर सकते हैं। राइस एंड जूट ग्रो इन क्लेई सॉइल विच होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। राइस और जूट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसके लिए क्ले सॉइल ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि क्ले सॉइल ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करता है। दैट इज़ वाई मोर राइस इज़ ग्रोन इन एंड अराउंड वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल और इसके आसपास राइस की उपज ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पर प्लेंटी सॉइल होती है। ऑन द अदर हैंड
वीट इज़ ग्रोन इन द सैंडी। वहीं दूसरी ओर वीट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसके लिए सैंडी सॉइल ज़्यादा अच्छी होती है, जो कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन इन सैंडी सॉइल लाइक दैट ऑफ राजस्थान। ज्वार और बाजरा के लिए भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, ये भी सैंडी सॉइल, इसके लिए भी सैंडी सॉइल सूटेबल होता है, जो कि राजस्थान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कॉटन ग्रोज वेल इन द ब्लैक सॉइल। कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सूटेबल होता है ऑफ सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया, जो कि सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में पाए जाते हैं। टी प्लांट्स नीड्स मॉइस्ट सॉइल एंड ग्रो ऑन द स्लोप्स ऑफ हिली एरियाज लाइक आसाम, द नीलगिरीज एंड दार्जिलिंग्स। टी प्लांट्स के लिए ना तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और इसलिए वहाँ पे सॉइल मॉइस्ट होनी चाहिए, मिट्टी में नमी होनी चाहिए, इसलिए ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ में अच्छे से ग्रो करते हैं, जैसे कि आसाम, नीलगिरी, दार्जिलिंग। कोकोनट ट्रीज़ ग्रो इन कोस्टल एरियाज़ लाइक केरला एंड गोवा। कोकोनट ट्रीज़ ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ यानी नदी के किनारे ज़्यादा ग्रो करते हैं, जैसे कि केरला और गोवा में। मेज़ ग्रोज वेल इन द ड्राई सॉइल ऑफ द प्लेन्स और हिल्स। मेज़ के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, मेज़ यानी मक्का, इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये ड्राई सॉइल में भी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ओनियन एंड ग्राउंड नट नीड वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। ओनियन और ग्राउंड नट यानी मूंगफली के लिए भी सैंडी सॉइल सूटेबल होता है, क्योंकि इसे भी ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर। प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन ए लार्ज स्केल टू फीड द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। देश के पॉपुलेशन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल पर प्लांट्स को उगाने की ज़रूरत है। यानी देश की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा होगी, उनके खाने पीने के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में प्लांट्स को ग्रो करने की ज़रूरत होगी। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन ए लार्ज स्केल इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर। और जब एक बड़ी मात्रा में प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं तो इसे एग्रीकल्चर या खेती कहते हैं। मैन्यूर इज़ एडेड टू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। मैन्यूर मीन्स नेचुरल खाद लाइक काउ डंग्स, डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। यानी जो एनिमल्स और प्लांट्स जो कि मरने के बाद सड़ गल जाते हैं, वो भी खाद बन जाते हैं। फर्टिलाइज़र लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट आर एडेड टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र मीन्स केमिकल खाद, यानी जो कि केमिकल से बनाए जाते हैं, जैसे कि यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट और नाइट्रेट, ये सभी सॉइल में ऐड किए जाते हैं ताकि प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो सके, फसल अधिक से अधिक उगाया जा सके। However, overuse of chemical fertilizer can be harmful for the soil as well as the crops. कभी कभी केमिकल फर्टिलाइज़र के ज़्यादा यूज करने से क्रॉप्स और सॉइल दोनों को नुकसान पहुंचता है। फॉर ए गुड एंड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट। गुड और हेल्दी क्रॉप के लिए हमें चाहिए यूज़ हेल्दी एंड राइट सीड्स फॉर सोइंग। गुड एंड हेल्दी क्रॉप के लिए सबसे पहले तो हमें हेल्दी और पके हुए सीड्स होने चाहिए बोने के लिए। प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली। बीज बोने से पहले सॉइल को प्रॉपर तरीके से तैयार करना चाहिए, यानी खेत में बीज बोने से पहले हल चलाना चाहिए ताकि उसकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाए। एंड मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स ऑफ द सॉइल। और प्रोडक्शन अधिक से अधिक करने के लिए मैन्यूर और फर्टिलाइज़र का यूज करना चाहिए सॉइल में ताकि प्रोडक्शन अधिक हो सके। इरिगेट द सॉइल। फिर पानी भी उचित मात्रा में
डालना चाहिए। यूज इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। दीज आर केमिकल्स दैट आर स्प्रेड ऑन स्टैंडिंग क्रॉप्स। इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स एक केमिकल्स होते हैं जिसको कि क्रॉप्स पर छिड़काव किया जाता है जिससे इंसेक्ट और पेस्ट को डिस्ट्रॉय किया जा सके। इफ़ इस स्प्रेड प्रॉपरली दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय पेस्ट। और इसको एक प्रॉपर तरीके से स्प्रे करना चाहिए ताकि पेस्ट डिस्ट्रॉय हो जाए और क्रॉप्स को कोई नुकसान ना पहुँचे। हाउएवर टू मच ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स कैन बी हार्मफुल टू आवर हेल्थ। कभी कभी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स के यूज से हमारे हेल्थ को हानि पहुंच सकती है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स अगेंस्ट, हमारे क्रॉप्स को इससे बचाने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउज एंड गोट्स, घास और फसल खाने वाले एनिमल्स जैसे कि काउज एंड गोट्स से फसल को बचाना चाहिए। पेस्ट्स सच एज लॉक्टस, ग्रासोफर एंड कैटरपिलर्स, और कुछ छोटे छोटे इंसेक्ट जैसे कि लॉक्टस, ग्रासोफर और कैटरपिलर से फसल को बचाना चाहिए। इसके लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। डिजीज से बचाना चाहिए। बिगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे द प्रॉपर फेंसिंग, इसके अलावा जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनको भी फसलों से दूर रखना चाहिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। आफ्टर हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई के बाद भी ग्रेन्स को मॉइस्चराइज़र यानी अधिक नमी से बचाकर प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। दे हैव टू बी केप्ट सेफ फ्रॉम रैट्स, मोल्स, बर्ड्स। उसे रैट्स, मोल्स मीन्स छुछुंदर, बर्ड्स, स्क्वायरल एंड इंसेक्ट, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, और इंसेक्ट से बचाकर रखना चाहिए ताकि वे फसल को खाए ना और उसे नुकसान ना पहुंचाए। सो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट सील्ड कंटेनर्स, इसलिए इसे एयर टाइट और सील्ड कंटेनर्स में पैक करके रखना चाहिए। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर। अदर लिविंग थिंग्स की तरह प्लांट्स को भी लव और केयर की ज़रूरत होती है। हम जितना अधिक प्लांट से प्यार करेंगे, जितना अधिक उसकी केयर करेंगे, प्लांट्स उतने ही अधिक अच्छे से ग्रो होगा। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दे ग्रो वेल। प्लांट्स को एक फेवरेबल कंडीशंस की ज़रूरत होती है, यानी कि एक प्रॉपर मात्रा में प्लांट्स को एयर, वाटर और सनलाइट की ज़रूरत होती है। जहाँ इसे एक प्रॉपर मात्रा में सब कुछ मिलेगा तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो सकेगा। ए गुड क्रॉप एड्स टू द वेल्थ ऑफ ए कंट्री। गुड क्रॉप्स हमारे कंट्री को एक अच्छा वेल्थ भी देता है। थिंक ग्रीन, यूज ए नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। आप एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स का यूज कैसे कर सकते हैं, इसको आप घर पे ही बना सकते हैं। टेक ए हैंडफुल ऑफ ड्राई नीम सीड्स एंड ग्राइंड देम इनटू फाइन पाउडर। आपको नीम सीड्स, कुछ सूखे नीम सीड्स लेने हैं और उसे पीसकर एक फाइन पाउडर बनाना है। मिक्स इट इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड सोक ओवरनाइट। फिर इस पाउडर को 1 लीटर पानी में मिलाना है और उसे रात भर के लिए छोड़ देना है। स्ट्रेन द लिक्विड एंड देन यूज़ इट एज एन इंसेक्टिसाइड ऑन योर पॉटेड प्लांट्स। फिर इस पानी को आप स्ट्रेन कर लीजिए, छान लीजिए और उसे एक स्प्रे बोतल में डालकर आप अपने प्लांट्स पर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि उसमें इंसेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
इस चैप्टर के बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में अपलोडेड हैं और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर इस चैप्टर से आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।